डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में जो भी नई गतिविधियां होती हैं, जो नवाचार होते हैं, इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा उन्नति लाने के लिए जो प्रयास होते हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हमारे देश में दलहन आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हाल ही में दलहन मिशन का आयोजन किया गया था। इसी में शिरकत की थी हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। इस सम्मेलन में माननीय कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ, उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी, और इस समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का सरवती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे, तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग। मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में, बचा के रखा है अभी। दिल्ली स्थित कृषि भवन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से खास मुलाकात की। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए नजर डालते हैं उस पर। अभी भी आंध्र प्रदेश का योगदान एग्रीकल्चर में, अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है, और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब एपी बन रहा है। कैजू, कोको, काफ़ी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। भारत सरकार हर संभव योगदान, हमने एक टीम बनाई है भारत सरकार की तरफ से, जो आंध्र के एग्रीकल्चर के रोड मैप को और बेटर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, योजनाओं के माध्यम से भी और साइंटिफिक तरीके से भी, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। Andhra is very strong in agriculture. This present year we are contributing 9.9%
GDP contribution to the nation. One state is contributing. This is the biggest contribution. Horticulture, aquaculture, and coconut, cashew, coffee, cocoa, and also all commercial crops we are going in a big way. Palm oil also we are very strong. So with all these things, I am seeking their guidance how to take to next level. Honorable Minister has helped me in introducing the best practices. He also instructed his departments to prepare an action plan and value addition basing on requirements. हमारे देश में डेयरी उद्योग काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारा देश दुग्ध उत्पादन में विश्व भर में पहले पायदान पर है और आपको बता दें कि लगभग 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को ये रोजगार दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण भारत में डेयरी उद्यमिता और भी ज्यादा समृद्धि ला सकता है। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है, इसी संदर्भ में आपको बता दें कि दिल्ली में 3 दिवसीय डेयरी उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान, आइए इसी संदर्भ में और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। भारत का डेयरी क्षेत्र औद्योगिक क्रांति का रूप ले रहा है। वैश्विक दूध उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी फिलहाल 25% के आसपास है। इसके 45% तक पहुंचने की संभावना है। भारत के डेयरी उत्पादन भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इंडियन डेयरी एसोसिएशन इस क्षेत्र को और आगे ले जाने की कोशिश में है। कि देखिए, आज के दिन में ये जो दूध का धंधा है उसको हर लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये किसान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक गाय रख लेते हैं, 10 लीटर का भी प्रोडक्शन होता है, तो आप 4 लीटर घर में रख सकते हैं, 6 लीटर बेच सकते हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और ऊपर से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। सब कोऑपरेटिव के माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से डेयरी उद्योग से जुड़ें। इसके बहुत सारे आयाम हैं। आप दूध का उत्पादन से जुड़ सकते हैं, इससे जुड़े और इंडस्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, कैटल फीड का प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ों से जुड़िए। डेयरी उद्योग सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 12 से 14 फरवरी के बीच होना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान इसके मुख्य अतिथि होंगे। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। चने की खेती की आज हम बात करेंगे, जो कि आमतौर पर रबी के सीजन में होती है। अगर इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। किस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, किस तरह से सस्य क्रियाएं कर सकते हैं, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सुनील कुमार प्रजापति जी। क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। चने में प्रमुखतः बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे फली छेदक कीट, कटवर्म, एफिड, थ्रिप्स जैसे कीट लगते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादातर ये जैसे हमारा फली छेदक कीट है, ये जब हमारा फसल फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो ये अटैक करता है और पहले तो फूलों को ऐसे खा जाता है, या तो उसको काट के गिरा देता है, या जब फसल हमारी फली अवस्था में होती है तो ये फलियों में घुस करके, छेद करके फलियों को खा जाता है। तो यह कीट इसके अनुकूल परिस्थितियों में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है या हमारे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो होता है। तो इससे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए यह है कि हम फसल चक्र अपनाते हैं, जिससे यह कीट बार बार ना आए, और हम बहुत सारी जैसे सरसों है, जैसे अलसी है, इसके साथ हम अंतर फसल को करते हैं। और गर्मियों के समय में हम गहरी जुताई करते हैं, जिससे इसके प्यूपा, लार्वा नष्ट हो जाएं। और समय पर या जल्दी पकने वाली किस्मों का हम किस्मों को लेते हैं, जिसे यह कीट बहुत कम लगता है। और अगर हमको आवश्यकता होती है, हमारे खेतों में ज़्यादा अगर अटैक कर रहा है, तो हम तब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे।
किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ अब बागवानी फसलों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। हमारे किसान इनकी ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनसे मोटा मुनाफा मिलता है। ऐसी ही एक बागवानी फसल है अनानास, जिसकी खेती के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप करना चाहते हैं अनानास की खेती तो किस तरह के कदम आपको उठाने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। अनानास उगाने की शुरुआत ब्राजील में हुई थी। यहाँ से ये धीरे धीरे दुनिया के दूसरे उष्णकटिबंधीय इलाकों में फैला। जहाँ तक भारत का सवाल है तो यहाँ सबसे पहले 1548 के दौरान पुर्तगालियों ने इसकी खेती की थी। आज ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड के अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुखता से उगाया जा रहा है। अनानास एक रसीला फल है और इसकी मांग देश विदेश में साल भर बनी रहती है। इसके जूस का इस्तेमाल मुरब्बा, जैम, शरबत, रंग, दवाई और सिरप तैयार करने में होता है। अनानास की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी और नमी वाले उष्णकटिबंधीय इलाके उपयुक्त हैं। ऐसे इलाकों में सालाना 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। बीज के तौर पर मुख्य रूप से पौधे के सकर, स्लिप और क्राउन का उपयोग होता है। रोपाई जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में होती है, जबकि फूल आने का समय जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। बीज की रोपाई दोहरी कतारों में गड्ढे बनाकर होती है। गड्ढे की गहराई 22 सेंटीमीटर और व्यास 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर होती है। रोपाई से पहले हर गड्ढे में 1 किलो कंपोस्ट, 2 से 3 ग्राम फास्फेट और 6 ग्राम पोटाश डालना है। अनानास में 4-5 बार निकाई गुड़ाई होती है। पहली निकाई रोपाई के 40 से 50 दिन बाद, दूसरी 80 से 90 दिन बाद, तीसरी 110 से 120 दिन बाद, चौथी 200 से 210 दिन बाद और पांचवी 300 से 310 दिन बाद। पहली निकाई के बाद हर पौधे में 2 ग्राम नाइट्रोजन डाल दें। दूसरी के बाद 2 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम पोटाश डालकर जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद 2 निकाई गुड़ाई के बाद 2.5 ग्राम नाइट्रोजन का उपयोग होगा, जबकि आखिरी निकाई गुड़ाई के बाद 3 ग्राम नाइट्रोजन डालना है। अनानास में मल्चिंग का बड़ा महत्व है। इसके लिए पॉलीथीन, बुरादे या फिर कुछ फसल अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनानास में सकर्स और स्लिप्स निकलते हैं। स्लिप्स का विकास फल के पकने में देरी का कारण बनता है, इसलिए समय समय पर इन दोनों को पौधे से हटाते रहना चाहिए। वैसे तो अनानास की खेती आमतौर पर असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होने पर फलों का विकास भी बेहतर होता है और गुणवत्ता भी। रोपाई के 10-12 माह के बाद फूल आना शुरू होता है, जबकि फल तैयार होने में 15 से 18 माह का समय लग जाता है। इसकी कटाई मई से अगस्त के बीच होती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम
उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस सेगमेंट में हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे देश के कुछ सफल किसानों से। उनकी सफलता की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सकें, आप जान सकें कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता सीगा। प्राइवेट जॉब में 2014 तक एक सिविल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਪਸਿਕਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की।
भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਪਸੀਕਮ ਆ, चिली आ, ये एडवांस तैयार करोगे, एडवांस जानेंगे, चंगा पैसा कमा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालें हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जल की बहुत ही महत्ता है और हमारे देश में कृषि के लिए जल का बहुत ही महत्व है। ऐसे में अगर हम सुनियोजित तरीके से इसका उपयोग करें तो हम इस प्राकृतिक संसाधन की बचत भी कर सकते हैं और इससे अपनी फसल को भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। किस तरह के कारक इसके तहत निर्धारित किए गए हैं, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है।
2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए, हम तक ज़रूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110009। साथ ही एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर ऐसी ही कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।